नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय जीडीपी की गणना विधि। तो लेक्चर का जो प्रारूप रहेगा वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, इसके बाद इसी से जुड़ा पीआई व्यक्तिक आय पर्सनल इनकम, फिर व्यक्तिक प्रयोज्य आय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई को पढ़ेंगे। फिर जीडीपी की 3 गणना विधि है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि, उन तीनों को देखेंगे। फिर जीडीपी वृद्धि दर को जानेंगे, इसमें मंदी की स्थिति क्या होती है उसको समझेंगे, और फिर मंदी से जब रिकवरी होती है किसी अर्थव्यवस्था की तो उसमें क्या पैटर्न बनते हैं उनको समझेंगे। और अंत में हम आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, समावेशी विकास, सतत विकास, ये चारों किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और किस प्रकार से ये एक दूसरे से अलग हैं, यानी इनमें अंतर क्या है वो समझेंगे। और सबसे लास्ट में हम हरित जीडीपी का कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा जानेंगे। तो ये अपने आज के लेक्चर का पूरा प्रारूप रहने वाला है। शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रीय आय से। तो राष्ट्रीय आय पढ़ने से पहले हमें उससे जुड़े हुए कुछ दूसरी अवधारणाओं को जानना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहली अवधारणा है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। किसके द्वारा उत्पादित होनी चाहिए? देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो रही हो, चाहे अपने देश में हो रही हो, चाहे वो विदेश में हो रही हो, लेकिन देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। यानी ये एक राष्ट्रीय अवधारणा है, इसमें देश के नागरिकों को महत्व दिया जाता है। कहाँ पर उत्पादन हो रहा है ये महत्व नहीं रखता। जबकि जीडीपी क्या है? ये एक भौगोलिक अवधारणा हो गई। हमारे देश की घरेलू सीमा के भीतर जो उत्पादन होगा, चाहे वो उत्पादन कोई भी कर रहा हो, उसे हम जीडीपी में काउंट करेंगे। लेकिन हमारे देश के नागरिक अगर कहीं उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो अपने देश में हो या बाहर हो, उसको हम जीएनपी में सम्मिलित करेंगे। जैसे ये है जीडीपी, ये घरेलू सीमा हो गई अपनी, इसमें देशी और विदेशी जो भी उत्पादन कर रहे हैं ये जीडीपी में आएगा। जबकि जीएनपी में क्या आएगा? ये अपनी घरेलू सीमा है, इसमें देशी भी उत्पादन कर रहे हैं, विदेशी कर रहे हैं, लेकिन विदेशी वाला उत्पादन हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर बाहर हमारे भारतीय नागरिक कोई उत्पादन कर रहा है तो उसको जीएनपी में हम जोड़ेंगे। तो ये राष्ट्रीय अवधारणा है। तो इसका एक सूत्र बनता है, सूत्र होता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। अभी एनएफआईए क्या चीज़ है? एनएफआईए है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। और एनएफआईए बराबर होता है एक्स माइनस एम, जिसमें एक्स का मतलब है कि जो भारतीय विदेशों में आय अर्जित कर रहे हैं वो टोटल आय, तो ये किस में आएगी? एक्स में आएगी। एम क्या होगा? वो विदेशी नागरिक जो भारत में आय अर्जित कर रहे हैं, वो टोटल आय क्या कहलाएगी? एम। तो टोटल एनएफआईए क्या बनेगा? एक्स माइनस एम, यानी भारत के नागरिकों की जो कुल आय है उनमें से हम जब विदेशी नागरिकों की आय घटाएंगे जो भारत में कमा रहे हैं तो एनएफआईए निकल कर आता है। उसको हम जब जीडीपी में जोड़ेंगे तो जीएनपी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी में तो जो विदेशी कंपनियां हैं भारत के अंदर उत्पादन करती है वो भी जुड़ा होता है, तो ये एनएफआईए जोड़ने से किस प्रकार आएगा? तो इसको हम नीचे सूत्र का क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। मान लीजिए आईए, इसका मतलब है इंडियंस इन इंडिया, यानी भारतीय जो भारत में कमा रहे हैं। आईए इंडियंस इन एब्रोड, जो भारतीय विदेशों में कमा रहे हैं। और आईएफ यानी विदेशी जो भारत में कमा रहे हैं, फॉरेनर्स इन इंडिया, विदेशी जो विदेश में कमा रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही जीडीपी के अंदर और ना ही जीएनपी के अंदर। तो ये 3 चीज़ें हमें देखनी है कि भारतीय भारत में कमा रहे हैं आईआई, भारतीय विदेश में कमा रहे हैं आईए, और विदेशी जो भारत में कमा रहे हैं आईएफ। तो जीएनपी बराबर हमने क्या लिखा? जीडीपी प्लस एनएफआईए। तो जीएनपी बराबर जीडीपी में क्या होता है? देश में जो भारतीय भी कमा रहे हैं और देश में जो विदेशी भी कमा रहे हैं, तो आई ए प्लस आई एफ लिख दिया। फिर एन एफ आई ए बराबर क्या होता है? एक्स माइनस एम,
यानी भारतीय जो विदेश में कमा रहे हैं, यानी IA एब्रॉड, और M बराबर क्या होगा, विदेशी जो भारत में कमा रहे हैं माइनस IF, तो IF से IF कट जाएगा और IA प्लस II ये बच जाएगा। ये क्या चीज़ हो गई, IA मतलब भारतीय भारत में कमा रहे हैं और IA मतलब भारतीय जो विदेश में कमा रहे हैं। ये GNP का सूत्र यहाँ से निकल के आता है। तो GNP बराबर GDP प्लस NFIA और GNP बराबर IIA और IA। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M। तो जो भारतीय विदेशों में कमाते हैं वो हमेशा ही कम होता है जो विदेशी हमारे भारत में कमा रहे हैं। इसलिए हमारा NFIA है वो ज़्यादातर माइनस में ही रहता है, हमेशा माइनस में रहता है। इसलिए GNP हमारी हमेशा GDP से क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि X इज ऑलवेज लेस देन M। तो ये हो गई GNP। अब होती है एक चीज़ मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास क्या होता है कि कोई भी चीज़ों का हम निर्माण करते हैं तो निर्माण के समय उन चीज़ों में टूट फूट होती है। कि मान लीजिए हमने 100 पेन बनाए, अब पैकिंग करते समय, उनको डिस्पैच करते समय 20 पेन उनमें से ख़राब हो गए, तो नेट कितने बचे हमारे पास, निवल कितने बचे, 80 ही बचे। ग्रोस बनाए हमने 100, मूल्यह्रास कितना हो गया 20 पेन का, नेट हमारे पास शुद्ध निवल कितने बच गए 80 पेन। ठीक है, तो ग्रोस में से हम जब मूल्यह्रास घटाते हैं, ग्रोस है 100, इसमें से मूल्यह्रास घटाया 20, तो नेट कितना आया 80। तो ग्रोस माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या आएगा, नेट। और अगर हम नेट में मूल्यह्रास जोड़ देंगे, 80 नेट है, इसमें मूल्यह्रास 20 है, ये जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो एक ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि G माइनस मूल्यह्रास बराबर N, ग्रोस और नेट याद रखना है। अब है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये हम कैसे निकालेंगे ये देखना है। ये सूत्र समझ लीजिए एक बार ध्यान लगा करके, तो कोई भी प्रश्न है वो आप आसानी से हल कर दोगे। ठीक है, NDP से हमें अगर GDP में जाना है तो N को हमें क्या बनाना है G, नेट से क्या बनाएंगे ग्रोस, नेट से ग्रोस बनाएंगे तो ग्रोस में से मूल्यह्रास को क्या करेंगे घटाना पड़ेगा, तभी तो नेट आएगा। NNP से GNP जाना है, ग्रोस से क्या जाना है नेट बनाना है, तो ग्रोस में से जब मूल्यह्रास घटाएंगे तो नेट बन जाएगा। अब बाजार मूल्य बराबर क्या होता है, कारक लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर मतलब जो हम प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी जोड़ते हैं उसी को हम निवल अप्रत्यक्ष कर बोल देते हैं। तो कारक लागत बराबर क्या आ जाएगा, बाजार मूल्य माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एक बार में याद नहीं होगा, आसानी से समझोगे धीरे धीरे तो चीज़ें याद रहेगी। पहले की क्लास देखी है तो आपको सब पता है कि कारक लागत कहाँ से आया, अप्रत्यक्ष कर कहाँ से आया, सब्सिडी कहाँ से आई, इन दोनों को मिला करके हम निवल अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला अपना। ठीक है, पहला था GNP से ग्रोस से, GDP से GNP, यानी नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो हमें X माइनस M करना पड़ेगा। अब जैसे ये मैंने बता दिया कि जैसे डोमेस्टिक है ये, इसका मतलब क्या है डोमेस्टिक, और इसका मतलब क्या है नेशनल। तो आपको सीधा से याद रखना है कि जब D को N में परिवर्तित करेंगे तो D से हमें क्या लाना है N लाना है, तो NFIA को जोड़ेंगे, और जब N से D में परिवर्तित करेंगे तो N क्या हो जा रहा है हट जा रहा है, D आ रहा है, तब हम NFIA को घटाएंगे। अब हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय होती है NNP कारक लागत, नेट नेशनल प्रोडक्ट कारक लागत है, वही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तो GDP बाजार मूल्य है, GDP बाजार मूल्य को हम अगर GNP बाजार मूल्य में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो D को हम किस में कर रहे हैं N में, N आ रहा है तो प्लस NFI। अब GNP बाजार मूल्य को हमें NNP बाजार मूल्य में करना है, तो यहाँ ग्रोस से क्या कर रहे हैं नेट ला रहे हैं,
ग्रोस से नेट आएगा तो ग्रोस में से मूल्य ह्रास क्या होगा, घटेगा। तो GNP बाजार मूल्य माइनस मूल्य ह्रास हो गया। अब NNP बाजार मूल्य है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, NNP कारक लागत में। बाजार मूल्य को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कारक लागत में। कारक लागत में कन्वर्ट करेंगे बाजार मूल्य को, तो बाजार मूल्य में से क्या घटाएंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर। तो हम NNP बाजार मूल्य में से निवल अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे। जो NNP कारक लागत है इसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। ठीक है, ये सूत्र हो गए दूसरे। कारक लागत से बाजार मूल्य जा रहे हैं तो निवल अप्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे, बाजार मूल्य से कारक लागत तो निवल अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे। ग्रोस से नेट जाएंगे तो मूल्य ह्रास घटाएंगे, नेट से ग्रोस जाएंगे तो मूल्य ह्रास जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेशनल इनकम। अब जो फॉर्मूला है ये मैं आपको थोड़े से बनाने सिखा देता हूँ कि किस प्रकार से बनाने हैं, कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ये है कि हमें NNP कारक लागत है, इससे किस में जाना है, GNP बाजार मूल्य में, बाजार मूल्य। तब हम इसमें क्या क्या जोड़ेंगे घटाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि नेट से क्या बन रहा है, ग्रोस बन रहा है। नेट से ग्रोस बनाना है तो नेट में हम मूल्य ह्रास जोड़ते हैं, तो प्लस मूल्य ह्रास। फिर N का N पड़ा है, P का P पड़ा है। कारक लागत से किस में जा रहे हैं, बाजार मूल्य में। कारक लागत से जब बाजार मूल्य में जाते हैं तो निवल अप्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं, प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। ये हो जाएगा हमारा उत्तर कि NNP कारक लागत से GNP बाजार मूल्य में जाएंगे तो मूल्य ह्रास को जोड़ेंगे और निवल अप्रत्यक्ष कर है उसको जोड़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमें जाना है NNP कारक लागत से इसके अंतर GDP बाजार मूल्य में जाना है। तब हम क्या क्या जोड़ेंगे, आप भी साथ में जोड़ के देखिए, वीडियो को रोक करके जोड़ के देख सकते हैं। N से क्या बनाना है, हमें G बनाना है। नेट से ग्रोस बनाएंगे तो मूल्य ह्रास जोड़ते हैं। फिर नेशनल से हम क्या बना रहे हैं, डोमेस्टिक। N से क्या बना रहे हैं, D, N को हटा रहे हैं तो माइनस NFIA। P का P, कारक लागत को किस में चेंज कर रहे हैं, बाजार मूल्य में, तो कारक लागत में हम क्या जोड़ेंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि हम ये जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GNP कारक लागत, GNP कारक लागत, इसको किस में हमें बनाना है, NDP कारक लागत, NDP कारक लागत में। G को किस में बना रहे हैं, N में। ग्रोस किस में जा रहा है, नेट में, तो ग्रोस में से क्या घटाएंगे, मूल्य ह्रास, माइनस मूल्य ह्रास। N किस में जा रहा है, D में। N का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, हटा रहे हैं तो माइनस NFIA। P बराबर है कारक लागत है, तो ये दो चीजें ही हमारे उत्तर में आएगी। लास्ट एक और देख लेते हैं कि GDP बाजार मूल्य है, GDP बाजार मूल्य है, इससे हमें क्या निकालनी है, NNP कारक लागत, जिसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो अब ग्रोस से किस पे जा रहे हैं, नेट पे, तो मूल्य ह्रास को घटाया जाएगा, माइनस मूल्य ह्रास। D से किस पे जा रहे हैं, N पे, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, N आ रहा है तो NFIA को जोड़ा जाएगा। P बराबर है, बाजार मूल्य को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कारक लागत में,
तो बाजार मूल्य में से क्या घटाएंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। तो इस फॉर्मूले से आपको अगर कोई भी चीज़ देके कोई भी चीज़ पूछे तो आप उसमें ये जोड़ घटाव कर सकते हो। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन से हैं, एक तो ये हो गया डी और एन वाला, ठीक है, एक हो गया मूल्य ह्रास वाला ग्रोस और नेट वाला, एक हो गया कारक लागत और बाजार मूल्य वाला, और एक हो गया जी एन वाला मूल्य ह्रास वाला। इससे हम कोई भी चीज़ है वो देख सकते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है जिसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, शायद PYQ में प्री में हमें वो मिल जाए, शायद 21 में आया था। देख लेता हूँ मैं आपको एक बार। ये रहा बाजार मूल्यों पर, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ बड़ा करके दिखाऊं क्या, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का क्या मतलब हो गया, ये यहाँ आ गया ना, तो नीचे में यहाँ बना के दिखा देता हूँ। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP है, किसमें, बाजार मूल्य पर। तो इसको हम क्या बनाएंगे, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बनाना है, बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP बाजार मूल्य। तो अब हमें N से G में जाना है, नेट से ग्रोस में जाएंगे, तो हम मूल्य ह्रास को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस मूल्य ह्रास। और नेशनल से हम किस में जा रहे हैं, डोमेस्टिक में जा रहे हैं। N से D का लोप हो रहा है, माइनस NFIA। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेश से शुद्ध आय। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हस्तांतरण भुगतान, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। GNP है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद ही है, सकल घरेलू उत्पाद नहीं है, तो केवल मूल्य ह्रास होगा। यहाँ पर मूल्य ह्रास क्या होगा, नेशनल से, नेट से हम किस में जा रहे हैं, ग्रोस में जा रहे हैं, तो मूल्य ह्रास जुड़ेगा, और इधर GDP से क्या होगा, घटेगा, तो माइनस मूल्य ह्रास। तो हमारा जो 3 वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमें सूत्र याद रहेंगे, तो ऐसा अगर कोई भी सवाल आएगा तो उसको हम हल कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये 3-4 चीजें याद रख लेंगे ना, कि ग्रोस से नेट में क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल में क्या होता है, कारक लागत से बाजार मूल्य में क्या होता है, बस इतनी ही चीजें हमें याद रखनी है। अब हम देखते हैं PCI पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। ये कैसे निकालेंगे, जब हम राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो एक व्यक्ति की आय निकल के आ जाएगी, उसे ही हम PCI पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय भाग कुल जनसंख्या। इसकी गणना भी 2 मूल्यों में की जाती है, एक आधार वर्ष के मूल्य में जो राष्ट्रीय आय निकलती है उसके हिसाब से, और एक जो वर्तमान वर्ष के मूल्य में राष्ट्रीय आय निकलती है उसके हिसाब से। जो आधार वर्ष के मूल्य में होती है उसको हम वास्तविक PCI या स्थिर मूल्य में PCI कहते हैं, और जो वर्तमान वर्ष में होती है उसको हम मौद्रिक PCI या चालू मूल्य में PCI पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। चालू मूल्य में PCI है वो हमेशा ही स्थिर मूल्य में PCI से ज़्यादा होती है, और अगर दोनों को घटाते हैं तो क्या निकल के आती है, मुद्रास्फीति निकल के आती है। इको सर्वे 2024-25 था, उसके अनुसार जो हमारी मौद्रिक आय है PCI वो 2.12 लाख रुपए के करीब है, जो लगभग $2,500 होती है, जबकि 2014 में ये 86,000 रुपये थी। तो लगभग मौद्रिक आय है ये हमारी दुगनी हो गई है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव है, अपवर्जित है, सभी की आय यहाँ पर नहीं बढ़ी है। इसके लिए एक ऑक्सफैम रिपोर्ट आई थी वर्ष 2023 में, द सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी। इसमें इन्होंने बताया कि जो ऊपर के 1% लोग हैं, रिचेस्ट 1% लोग,
उनके पास देश का 40% धन का संकेंद्रण है। और जो नीचे के 50% लोग हैं, सबसे निचले स्तर के 50% जनसंख्या है, उनके पास केवल 3% धन है। तो इसका मतलब समावेशी विकास नहीं हो रहा है। तो समावेशी विकास पर जोर देने के लिए सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर नीतियों का निर्माण जरूरी हो गया है। अब है पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित विभिन्न स्रोतों से एक वर्ष में होने वाली कुल आय को व्यक्तिगत आय कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला है जो हमें सिर्फ याद रखना है, समझने की जरूरत है नहीं उसमें। राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस निगम कर कॉरपोरेट टैक्स माइनस परिवार द्वारा चुकाया गया ब्याज प्लस हस्तांतरण या अंतरण भुगतान। 3 चीजें घटेगी, एक चीज जुड़ रही है, हस्तांतरण या अंतरण भुगतान। अब ये हस्तांतरण या अंतरण भुगतान क्या है, इसको देख लेते हैं। यह एक तरफा होता है, यानी सरकार सिर्फ लोगों को देती है, बदले में लोगों से कोई भी वस्तु या सेवा नहीं लेती है। जो सरकार द्वारा परिवार को दिया जाता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गई, अनुदान हो गया, छात्रवृत्ति हो गई, इसके बदले सरकार हमसे कुछ लेती नहीं है। ये एक तरफा भुगतान होता है और इसे हम जीडीपी और राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन पर्सनल आय में शामिल जरूर करते हैं, पर्सनल इनकम में। लेकिन यहाँ पर एक सेवानिवृत्ति पेंशन है, उसको हम जीडीपी और राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यह एक तरफा भुगतान नहीं होता है। जो हमें सेवानिवृत्ति पेंशन मिल रही है जिस सर्विस के बदले, वो सर्विस हम पहले दे चुके होते हैं, इसलिए वो पेंशन हमें बाद में दी जाती है, क्योंकि इसके बदले पूर्व में सेवाएं दी जा चुकी होती है, इसलिए इसे जीडीपी और राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो ये है हस्तांतरण या अंतरण भुगतान, जो एक तरफा होता है और राष्ट्रीय आय और जीडीपी में शामिल नहीं होता। ठीक है। अब है पीडीआई। पीडीआई है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, यानी एक आदमी के पास जो राशि बाजार में खर्च करने के लिए बचती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसको ही पीडीआई कहा जाता है। एक है पर्सनल इनकम, एक है पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पीडीआई का क्या सूत्र है? पीडीआई का सूत्र है जब पर्सनल इनकम में उसका आयकर और गैरकर को घटा देते हैं तो बाकी जो धन बचता है उसी को तो वो बाजार में खर्च करेगा। ये तो है नहीं कि आयकर वाली राशि को वो बाजार में खर्च कर देगा, आयकर तो हमें सरकार को देना है। तो व्यक्तिगत आय का वह भाग जो बाजार में खर्च करने योग्य होता है उसे व्यक्तिगत प्रयोज्य योग्य आय कहते हैं। पीआई माइनस आयकर माइनस गैरकर। ठीक है। अब हम इन सभी का एक चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले है जीडीपी। जीडीपी से हमें जीएनपी निकालना है, तो एनएफआईए को जोड़ेंगे, क्योंकि डी से क्या हमें लाना है, एन। फिर जीएनपी से हमें लाना है एनएनपी, तो ग्रोथ से किस में आ रहे हैं, नेट में। नेट में आएंगे तो मूल्य ह्रास को घटा देंगे। अब एनएनपी बाजार मूल्य है, उससे हमें किस में आना है, एनएनपी कारक लागत में। तो बाजार मूल्य से जब कारक लागत में आएंगे तो निवल अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे, और जो एनएनपी कारक लागत है यही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। अब राष्ट्रीय आय से हमें अगर पीसीआई निकालनी है तो जनसंख्या का भाग देंगे। फिर पीआई पर्सनल इनकम है, उसके लिए राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस निगम कर माइनस परिवार द्वारा चुकाया गया ब्याज प्लस हस्तांतरण या अंतरण भुगतान होगा। व्यक्तिगत आय से हम पीडीआई निकालेंगे, तो पीआई में से आयकर और गैरकर को घटा देंगे तो पीडीआई निकल के आ जाएगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित करके हमने समझ ली। अब देखते हैं कि जीडीपी की गणना किस प्रकार से की जाती है, किन किन विधियों से की जाती है। तो जीडीपी की गणना की 3 विधि है, आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि है उसी को हम जीवीए कहते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन वाली विधि है। जीवीए किस में निकाला जाता है, आधार मूल्य में। जीवीए कारक लागत प्लस निवल उत्पादन कर, उत्पाद कर नहीं उत्पादन कर, क्योंकि इसका संबंध उत्पादन से नहीं होता है। फिर जीडीपी हम बाजार मूल्य में निकालेंगे, तो जीवीए आधार मूल्य प्लस निवल उत्पाद कर, जीएसटी वगैरह सब्सिडी वगैरह, तो ये जीडीपी यहाँ से बाजार मूल्य से निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं आय विधि से जीडीपी।
तो जीडीपी की गणना कुल कारक आय के आधार पर की जाती है आय विधि से। कैसे करते हैं? उत्पादन के 4 कारक हमने पहले ही पढ़े थे, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। अब ये जो 4 हैं कारक हैं, इनके लिए उद्यम के लिए क्या होती है? एक कारक लागत होती है। भूमि के लिए वो क्या चुकाता है? किराया चुकाता है। पूंजी के लिए वो क्या चुकाता है? ब्याज। श्रमिक को क्या देता है? वेतन। और उद्यमी को क्या देता है? लाभ देता है। तो ये जो किराया, ब्याज, वेतन और लाभ है, ये उद्यम के लिए क्या है? लागत है। लेकिन किसी के लिए ये तो आय होगी। कैसे होगी? इसको हम कारक आय बोलते हैं। जैसे भूमि पे जो किराया चुका रहा है वो भूस्वामी के लिए क्या है? आय है। पूंजी पर जो ब्याज चुका रहा है वो बैंक के लिए क्या है? आय है। श्रमिक को जो वेतन चुका रहा है वो उद्यम के लिए लागत है, लेकिन श्रमिक के लिए क्या है? आय है। और जो उद्यमी को लाभ दे रहा है तो वो उद्यम के लिए लागत है, लेकिन उद्यमी के लिए क्या है? आय है। तो ये क्या है? प्राप्तकर्ताओं के लिए कारक आय हो गई। अब हम इनको जब जोड़ते हैं, कुल कारक लागत, तो कुल किराया, कुल ब्याज, कुल वेतन, कुल लाभ। और जब कारक आय को जोड़ेंगे तो ये भी कुल किराया, कुल ब्याज, कुल वेतन, कुल लाभ। तो दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। तो जो उत्पाद विधि है उससे जो जीडीपी निकालेंगे और जो आय विधि है उससे जो जीडीपी निकालेंगे वो दोनों बराबर ही होगी। तो ये होगी आय विधि से जीडीपी की गणना। अब यहाँ पर हम एक देखते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, कि जो आय है यानी पैसा है वो घूम फिर के आपस में क्या होता रहता है? रोटेट होता रहता है। किस प्रकार से, किन किन चीज़ों में रोटेट होता है वो बताता हूँ। हमने अर्थव्यवस्था के एजेंट पढ़े थे, उन्हीं में वो आय है वो रोटेट होती रहती है। अर्थव्यवस्था के एजेंट कौन से हैं ये बता दीजिए पहले तो। एजेंट अर्थव्यवस्था के हमने 3 एजेंट पढ़े थे। एक था परिवार, दूसरा था निजी कंपनी या फर्म, और तीसरा था सरकार। लेकिन अभी हाल ही में नहीं, मतलब काफ़ी सालों से बाह्य क्षेत्र है वो भी एक एजेंट के रूप में कार्य करने लग गया है, यानी बाह्य क्षेत्र। अब इसमें पैसा है वो किस प्रकार से रोटेट होता है वो देखते हैं। एक हो गया परिवार, और फिर देखते हैं हम निजी कंपनी हो गई। इनके मध्य किस प्रकार से पैसा रोटेट होगा। निजी कंपनी को क्या चाहिए? उत्पादन के कारक चाहिए, भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रमिक चाहिए, उद्यमी चाहिए। वो किससे लेगा? कंपनी परिवार से लेगी। तो परिवार को ये क्या चुकाएगी? यहाँ पर पैसा चुकाएगी, यानी उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक परिवार निजी कंपनी को प्रोवाइड करवाएगा, तो निजी कंपनी से पैसा कहाँ आएगा? परिवार की तरफ। और फिर परिवार क्या करेगा? निजी कंपनी से क्या खरीदेगा? उत्पाद खरीदेगा, यानी वस्तु और सेवा खरीदेगा। तो पैसा वापस कहाँ चला जाएगा? निजी कंपनी के पास। तो यहाँ पर पैसे का क्या हो गया? रोटेशन हो गया। अब तीनों में समझते हैं कि परिवार में, निजी कंपनी में और सरकार में, इनमें आय का रोटेशन किस प्रकार से होता है। परिवार और निजी कंपनी का तो हमने देख लिया था। ये जो मैं तीर के निशान बना रहा हूं, तो जिसकी साइड नोक है उसकी साइड पैसा जा रहा है, ना कि वस्तु और सेवा जा रही है। ये याद रखना है आपको। ये तीर परिवार से निजी कंपनी की तरफ जा रहा है, यानी परिवार से पैसा कहाँ जा रहा है? निजी कंपनी को। क्यों जा रहा है? क्योंकि परिवार क्या खरीद रहा है? सेवा या वस्तु निजी कंपनी से खरीद रहा है। निजी कंपनी से परिवार की साइड पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इसको उत्पादन के कारक प्रोवाइड करवा रही है। अब देखते हैं परिवार और सरकार में पैसा किस प्रकार से आता है। अब सरकार है, सरकार को भी उत्पादन के कारक चाहिए, क्योंकि सरकार भी उद्यम चलाती है। तो सरकार के उद्यम प्रोवाइड कौन करवाएगा? उत्पादन के कारक परिवार ही करवाएगा। बदले में परिवार सरकार से क्या लेगा?
वस्तु और सेवाएं लेगा तो पैसा वापस किसके पास चला जाएगा? सरकार के पास। निजी कंपनी और सरकार, निजी कंपनी से सरकार क्या करती है? टेंडर वगैरह लेती है, तो उनसे सेवाएं लेती है, वस्तु और सेवा लेती है। तो सरकार अगर वस्तु और सेवा लेगी निजी कंपनी से तो पैसा किसको जाएगा? निजी कंपनी को। फिर जब निजी कंपनी सरकार को पैसा किस रूप में देती है? टैक्स के रूप में, कर के रूप में, तो वापस रुपया कहाँ चला जाएगा? सरकार के पास। तो ये इन तीनों में कनेक्शन हो गया। अब देखते हैं चारों में कनेक्शन, बाह्य क्षेत्र को भी जोड़ते हैं। एक एक स्टेप करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको साथ के साथ याद होता रहे। हमारे यहाँ सिलाई मशीन चल रही है, अगर आपको थोड़ा डिस्टरबेंस होता है तो उसके लिए हमें खेद रहेगा, क्योंकि कहना नहीं मानते हैं कुछ लोग। परिवार, निजी कंपनी, सरकार और बाह्य क्षेत्र, ये हमने तो सच्ची बना ही रखा इधर, ये रहा। इसमें ये तीन तो ऊपर वाले आपके समझ में आ ही गए होंगे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अब बाह्य क्षेत्र से परिवार किस प्रकार संबंधित रहता है? भारत के लोग विदेशों में आय अर्जित करते हैं, कहाँ भेजेंगे आय? भारत में पैसा आएगा, परिवार के पास पैसा, तो विदेश में रह रहे भारतीय हैं, उनसे पैसा कहाँ आता है? परिवार में। फिर कुछ विदेशी हैं, वो भी भारत में रह रहे हैं, वो अपना पैसा कहाँ भेजेंगे? विदेश भेजेंगे, बाह्य क्षेत्र में, तो वो पैसा वापस कहाँ चला जाएगा? बाह्य क्षेत्र में। तो प्रवाह हो गया। फिर जो फर्म है, निजी कंपनी है, ये बाह्य क्षेत्र से क्या खरीदती है? कच्चा माल खरीदती है, तो पैसा कहाँ चला गया? बाह्य क्षेत्र में। फिर उस कच्चे माल को विनिर्मित करके कहाँ पर एक्सपोर्ट करती है? विदेशों में। विदेशों में निर्यात करेगी तो कंपनी के पास पैसा वापस आ जाएगा। तो ये जो है चक्कर बन रहा है, इसी को आय का चक्रीय प्रवाह बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्यय विधि के आधार पर किस प्रकार से जीडीपी की गणना की जाती है। तो इसके लिए एक जोन्स किन्स है, उन्होंने, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक सूत्र दिया कि y यानी जीडीपी बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, जिसमें C का मतलब है कंजप्शन, परिवार द्वारा किया गया उपभोग। I का मतलब है इन्वेस्ट, निजी कंपनी या फर्म के द्वारा किया गया निवेश। G का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया उपभोग और निवेश। X का मतलब एक्सपोर्ट, M का मतलब इंपोर्ट यानी आयात। C को बोलते हैं PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 60% होता है, निजी अंतिम उपभोग खर्च। I इसको बोलते हैं GFCF, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। G को बोलते हैं GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोग खर्च। Y बराबर क्या हो जाएगा? PFCE, GFCF, GFCE, निर्यात माइनस आयात। ठीक है, इस विधि से हम, ये व्यय विधि है जिससे जीडीपी की गणना करते हैं, और ये भी आय विधि और उत्पाद विधि के बराबर ही आती है। NSO है अपना, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, कौन से विभाग में? सांख्यिकी विभाग में। कौन से मंत्रालय में? मोस्पी में। मोस्पी की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो गणना करता है और ये उत्पाद विधि और व्यय विधि का प्रयोग करता है। अब देखते हैं कि जीडीपी में जिन चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं, मध्यवर्ती वस्तु को हमने पढ़ाई था, पुरानी वस्तु और ऐसी वस्तुएं जिनका मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। अंतरण भुगतान हमने देख लिया, क्योंकि एक तरफा होता है तो जीडीपी और राष्ट्रीय आय में उसको शामिल नहीं करते हैं। शेयर एवं बॉन्ड से अर्जित आय को नहीं करते हैं। काला धन, सट्टेबाजी, जुआ से कमाया हुआ धन, लॉटरी से कमाया हुआ धन, क्रिप्टो करेंसी, इनको भी हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स है, पूंजीगत वस्तु है, उसको जीडीपी में शामिल करते हैं, जैसे मशीन हो गई, कल कारखाने हो गए, इनको।
अब पूंजीगत वस्तु को शामिल करेंगे। अब वस्तु स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक निजी और दूसरी सार्वजनिक वस्तु। ये सार्वजनिक वस्तु वाला सवाल तो जो फरवरी 2025 में एग्जाम हुआ था ना, RS परी वाला, उस पे में आया था। ढूंढूं क्या, एक बार ढूंढ के देखता हूँ, मिल जाए तो, जो 2024 वाला है, ऐसे करके देख। मुख्यमंत्री जमीन आस्था योजना, एक था कुछ सार्वजनिक वस्तु जैसा। अब नहीं मिल रहा मेरे को, मेरे सामने आया था जैसे, ऐसा कुछ मैंने देखा था कहीं पर, या तो पुराने RS परी के पेपर में होगा, अभी मेरे को पता नहीं, बाद में देख लेंगे। तो निजी वस्तु होती है वो प्रतिद्वंदी और निष्कासित प्रकृति की होती है, जबकि सार्वजनिक वस्तु होती है वो गैर प्रतिद्वंदी और गैर निष्कासित प्रकृति की होती है। अब ये प्रतिद्वंदी और निष्कासित प्रकृति क्या है, इसको समझते हैं। प्रतिद्वंदी प्रकृति वो होती है कि जब आप उस वस्तु का उपयोग कर रहे हो तब उस वस्तु का उपयोग कोई दूसरा ना कर सके, तो ये प्रतिद्वंदी वस्तु में आती है। जैसे आपकी अपनी कार है, उसका आप उपयोग कर रहे हो, कोई दूसरा उपयोग उसका नहीं कर सकता, तो वो प्रतिद्वंदी वस्तु में आ गई। गैर प्रतिद्वंदी कि जब आप भी उपयोग कर रहे हो और कोई दूसरा भी उसका उपयोग कर पा रहा है, जैसे हो गई सरकारी बस, आप भी चढ़े हो, अगले बस स्टैंड पे रुकेगी, कोई और भी चढ़ेगा, उससे अगले बस स्टैंड पे रुकेगी, कोई और भी चढ़ेगा, तो इसमें प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये गैर प्रतिद्वंदी वस्तु है। निष्कासित क्या होती है? निष्कासित होती है कि अगर आपने जिस वस्तु का उपयोग कर लिया उसके बाद उस वस्तु का कोई और उपयोग ना करे, तो वो निष्कासित होती है। जैसे आपकी निजी कार ही हो गई, घर में लाके खड़ी कर दी, तो ये थोड़ी कोई दूसरा आएगा लेके चला जाएगा आपकी मर्जी के बिना। लेकिन गैर निष्कासित वस्तु जब आपने उपयोग कर लिया उसके बाद भी कोई उसका उपयोग कर सकता है। बस में चढ़े, अगले बस स्टैंड पे आप उतर गए, कोई और चढ़ गया, अगले पे वो उतर गया, कोई और चढ़ गया, तो उपयोग लगातार हो रहा है, तो ये गैर निष्कासित प्रकृति की होती है। तो निजी वस्तु हमेशा प्रतिद्वंदी और निष्कासित प्रकृति की होगी, और सार्वजनिक वस्तु है वो हमेशा गैर प्रतिद्वंदी और गैर निष्कासित प्रकृति की होती है। यही हमने इसमें बताया है, पढ़ लेना। अब है जीडीपी वृद्धि दर। अभी Q2 की जीडीपी वृद्धि दर आई है जो 8.2% है। क्या चीज होती है ये वृद्धि दर? इसका मतलब है पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को जीडीपी की वृद्धि दर कहते हैं। यह सकारात्मक भी हो सकती है अगर जीडीपी बढ़ी है, यह नकारात्मक भी हो सकती है अगर जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई है। निकालने का सूत्र वर्तमान जीडीपी माइनस पिछले वर्ष का जीडीपी बटा पिछला जीडीपी गुणा 100, वही प्रतिशत वाला सूत्र है जो हम मैथ रीजनिंग में देखते हैं, RS परी की तैयारी करते हैं तब, कि कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी जो Q2 की जीडीपी वृद्धि दर आई है 8.2%, ये किससे है? Q1 से है, पिछले साल से है, ऐसे नहीं है। तिमाही आधार पर जीडीपी की गणना होती है, Q1, Q2, Q3, Q4। अगले साल भी तिमाही आधार पर होगी, Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये अभी जो Q2 की जीडीपी वृद्धि दर आई है 8.2%, ये जो पिछला वर्ष था अपना 2024-25 उसके Q2 से 8.2% ज़्यादा है, ना कि Q1 से, ना कि पूरे वित्तीय वर्ष से। Q1 की तुलना Q1 से करेंगे, Q2 की तुलना Q2 से, Q3 की तुलना Q3 से, और Q4 की तुलना Q4 से करते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना, ठीक है। अब है अर्थव्यवस्था का चक्र, साइकिल ऑफ इकोनॉमी।
तो ये एक चार्ट है जिसमें अर्थव्यवस्था इस प्रकार से बढ़ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे आ रही है, फिर डाउन चली जा रही है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती है। तो हमने नाम सुने हैं कई बार कि अर्थव्यवस्था में तेजी है, सुस्ती है, मंदी है, संकुचन है। ये क्या चीज़ होती है? तो जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो इसका जो ये पॉइंट है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था क्या कर रही है? बूम कर रही है, अर्थव्यवस्था में तेजी है, यानी और भी बढ़ रही है अभी। लेकिन जब एक पॉइंट पर बढ़ के वापस थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं सुस्ती, यानी स्लो डाउन होना, वापस थोड़ा नीचे की तरफ आना। फिर जब ये यहाँ पर पहुँच जाती है माइनस में, तो फिर इसको हम बोलते हैं संकुचन। ठीक है, जब कम हो रही है उसको सुस्ती बोलेंगे, जब माइनस हो जा रही है उसको संकुचन बोलेंगे। फिर भी यहाँ पर नहीं रुकी और नीचे चली गई, दर है वो और ज़्यादा ऋणात्मक हो गई, तो इसको फिर हम मंदी बोलते हैं। फिर जब टोटल नीचे चली जाती है तो उसको महामंदी बोलते हैं। फिर महामंदी के बाद नीतियों में परिवर्तन करती है सरकारें, अर्थव्यवस्थाएं, तो वापस से थोड़ा सा ग्रो करने लगती है। तो फिर ये जो पॉइंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था रिकवर कर रही है। और रिकवर करने के पैटर्न होते हैं ZULWKV, इनको समझते हैं। ठीक है, तो तेजी या संवृद्धि, इसमें औसतन हर तिमाही में वृद्धि होती है। Q1 जैसे 7% है, फिर 6%, फिर 4%, ये फिर 5%। पॉजिटिव है, बढ़ोतरी हो रही है, बढ़िया है, तेजी है। सुस्ती में क्या होगा कि वर्ष की तिमाही में औसत गिरावट दर्ज होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, औसत रूप से क्या है, थोड़ी सी कम हो रही है। जैसे Q1 में 6 थी, Q2 में 5 आ गई, Q3 में 4, Q4 में 3% आ गई। तो है तो सकारात्मक, पॉजिटिव है, लेकिन औसत रूप से कम हो रही है। तो सुस्ती में जीडीपी संकुचित नहीं होती है। जीडीपी में गिरावट या संकुचन तभी होगा जब जीडीपी वृद्धि दर क्या हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन जो सुस्ती है वो मंदी की आहट होती है। अगर कोई अर्थव्यवस्था में सुस्ती लगातार बनी हुई है मतलब मंदी आ सकती है। 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में थी, कोरोना से पहले। फिर है संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, कि जब कोई एक तिमाही वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाए, एक बार नेगेटिव हो गई तो वहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा संकुचन हो गया। बाकी 3 प्लस में है लेकिन एक ऋणात्मक है, ये याद रखना है। मंदी में जब लगातार 2 तिमाही जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक आए, जैसे कोरोना के समय 2020-21 में Q1 था -24%, क्योंकि वही पीक समय था अप्रैल से जून वाला जिसमें प्रॉपर लॉकडाउन था। Q2 में -7.5% और Q3 में 4% पॉजिटिव आई थी। महामंदी में क्या होगा कि वृद्धि दर लगातार 3 तिमाही नकारात्मक हो जाए और जीडीपी में, पूरी जीडीपी में 10% से ज़्यादा का संकुचन आ जाए। विश्व में पहली बार वैश्विक मंदी 1929 में आई थी। ये हो गई महामंदी। एक होती है मेल्ट डाउन, जो शेयर बाजार से संबंधित है, जिसमें दीर्घकाल में लगातार गिरावट होती है शेयर बाजार में। जब अमेरिका में मंदी आई थी 2008 में, तो भारत का सेंसेक्स 17,000 से लुढ़क करके 18,000 पॉइंट पर आ गया था। तो इसको भारतीय शेयर बाजार की मेल्ट डाउन स्थिति बोलते हैं। अब है PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता। 1 मिनट। अब ये क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है? एक समान वस्तु और सेवा के संदर्भ में किन्हीं 2 देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन, कि भारत में एक पानी की बोतल है वो कितने में मिल रही है, अमेरिका में एक पानी की बोतल कितने में मिल रही है, जबकि दोनों की करेंसी क्या है, अलग अलग है। किस प्रकार से समझे? भारत में मान लीजिए 1 लीटर पानी की बोतल कितने मिल रही है, 20 रुपये में। अमेरिका में कितने मिल रही है, $1 में। तो पानी की बोतल के संदर्भ में PPP में यानी $1 में 20 रुपये बराबर है, लेकिन वैसे $1 में कितना है, 80 रुपये है। तो यहाँ पर भारत की क्रय शक्ति क्षमता है, भारत की करेंसी जो रुपया है उसकी क्रय शक्ति क्षमता है वो ज़्यादा है डॉलर से। ये होता है PPP। ठीक है, PPP की गणना है वो विश्व बैंक के द्वारा डॉलर में की जाती है। जैसे USA और भारत हो गया, $1 80 रुपया है। मान लीजिए अभी 89 चल रहा है शायद। एक बोतल यहाँ $1 में मिल रही है, यहाँ 20 रुपये मिल रही है। तो यहाँ हम एक ही बोतल खरीद सकते हैं, जबकि इंडिया में हम कितनी बोतल खरीद सकते हैं, 4 बोतल खरीद सकते हैं।
तो इस आधार पर रुपये की क्रय शक्ति क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि अन्य देशों के सापेक्ष वस्तु और सेवाएं भारत में क्या है, सस्ती है। तो ये पीपीपी होती है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था महामंदी में तो चली गई, अब इसकी रिकवरी किस प्रकार से होगी। तो ये रिकवरी होती है ZVUWL के आकार की रिकवरी इनको बोलते हैं। जेड रिकवरी क्या है, बहुत आसान है, समझते जाइए। यहां पर नीचे आई अर्थव्यवस्था, फिर यहां पर एक पॉइंट पर कुछ ऐसा हुआ कि वापस से अपने आप ऊपर जाने लगी। इसमें क्या है कि लोगों के पास धन होता है, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें वो धन खर्च नहीं कर पाते। धन खर्च नहीं कर पाते तो मांग कम, जीडीपी कम, उत्पादन कम, संवृद्धि दर कम। लेकिन अगर स्थिति वापस से सामान्य हो गई तो वो फिर आवश्यकता से अधिक धन खर्च करते हैं। जैसे कोरोना में हुआ था, लॉकडाउन में जिसके पास पैसा था वो भी खर्च नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबका सब कुछ बंद था, तो इसलिए मंदी आई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, बाजार खुले, तो लोगों ने फिर दिल खोल कर खर्च किया, मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, वापस से संवृद्धि दर पकड़ ली। तो ये क्या बन गया, जेड बन गया ना, एक तरह से उल्टा जेड। तो ये जेड आकार की हो गई। इस मांग को बोलते हैं पेंटअप मांग। ठीक है, लॉकडाउन आया, वृद्धि दर कम, स्थिति सामान्य, वृद्धि दर ज़्यादा, और ये अल्पकालिक रिकवरी होती है, अपने आप हो जाती है, ज़्यादा इसमें मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी है वी आकार की। वी आकार में क्या होता है, वाई बराबर क्या था, CIGXM। सी भी कम हो जाएगा। परिवार है, जैसे कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, अब परिवार है अनिश्चित है कि पता नहीं कितने दिन तक लॉकडाउन रहेगा, तो बचत है उसको बचा कर रखना है, कम रुपए खर्च करने हैं, तो सी अपना खर्चा है वो कम कर देगा। आई यानी उद्योगों का इन्वेस्टमेंट, निवेश, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि अभी निवेश का कोई फायदा नहीं है, जब स्थिति सामान्य होगी, कोरोना चला जाएगा, तब हम निवेश करेंगे, यानी आई है वो भी कम कर देगा। इस स्थिति में मंदी को उबारने के लिए किसको धन खर्च करना पड़ेगा, जी को, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट पैसा बाजार में लाएगी। गवर्नमेंट अगर बाजार में पैसा लाएगी तो फिर वापस से मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आएगी। कोरोना में लॉकडाउन लगा, सी और आई ने खर्च कम कर दिया, निवेश डाल दिया, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की यहाँ पर घोषणा कर दी। जैसे ही घोषणा की तो मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और संवृद्धि दर वापस से बढ़ने लग गई। तो ये वी बन गया। तो ये वी आकार की रिकवरी है। कुछ इसे के आकार की रिकवरी मानते हैं, के ऐसे हो जाएगा, यहाँ जब ये नीचे चली जाएगी। ये बोलते हैं कि उस आर्थिक पैकेज की घोषणा का जो लाभ है वो सीमित क्षेत्रों को ही मिला, सभी को नहीं मिला। तो ये वी और के आकार हो गया। ठीक है, यू आकार सीधे सीधे चल रही है, कोई भी यहाँ पर पीक पॉइंट नहीं आ रहा है। तो आर्थिक पैकेज की घोषणा तो की सरकार ने, लेकिन घोषणा नहीं की, मान लीजिए वहाँ पर आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की, लंबा समय बीत गया, तो फिर ये दीर्घकालिक रिकवरी है जो धीरे धीरे होती है, बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। डब्ल्यू आकार, ये दोहरी डिप मंदी है। जैसे कोरोना आया, यहाँ पर आई डाउन आ गई रिकवरी, यहाँ पर सरकार ने क्या कर दी, आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी, मंदी कैसे चली गई, कम हुई, अर्थव्यवस्था ऊपर उठी, यहाँ पर क्या आ गई, वापस कोरोना की दूसरी लहर आ गई 21 में, फिर से क्या आ जाएगी, मंदी आ गई। अब यहाँ पर सरकार ने क्या बना दी, वैक्सीन, तो फिर से अर्थव्यवस्था क्या जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये पूरा क्या बन गया, एक डब्लू बन गया। तो ये डब्लू आकार की रिकवरी हो गई। इसको हम दोहरी डिप मंदी, V+V, ये बेरोजगारी बढ़ाती है और दीर्घकालिक रिकवरी है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। एल आकार, एल आकार में सरकार के आर्थिक पैकेज का कोई लाभ नहीं होता, ऐसे की ऐसी बनी रहती है, उसको अपनी समस्त आर्थिक नीतियों में बदलाव करने पड़ते हैं। ठीक है, अब है संवृद्धि चक्र और दुष्चक्र, वर्टस साइकिल, विशियस साइकिल। संवृद्धि चक्र क्या होता है, संवृद्धि दर बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय से बचत, बचत से निवेश, निवेश से पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण से फिर संवृद्धि दर, बढ़िया चक्कर चलता रहेगा। इसी की जगह अगर संवृद्धि दर डाउन हो गई तो जीडीपी डाउन, उत्पादन डाउन, रोजगार, आय, बचत, निवेश, पूंजी निर्माण सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो इसको हम विशियस साइकिल बोलते हैं, दुष्चक्र बोलते हैं।
अब देखते हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, समावेशी विकास, सतत विकास। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि है वो मात्रात्मक होती है। बहुत सारे पैसे हैं देश में, जीडीपी बहुत है, 4 ट्रिलियन की जीडीपी, ठीक है। ये क्या है? आर्थिक समृद्धि है। ये भौतिक अवधारणा है, मात्रात्मक होती है। इसके संकेतक हैं जीडीपी हो गई, प्रति व्यक्ति आय हो गई, ठीक है। ये गुणात्मक नहीं होती। अब जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख है, लेकिन आपके आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप ये जानते हो कि ये 2 लाख रुपए साल के नहीं कमा पाता है, कुछ तो 1 लाख भी नहीं कमा पाते हैं, लेकिन आंकड़ों से देखें तो 2 लाख है भाई, बहुत है। तो ये मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती। फिर गुणात्मक क्या होता है? गुणात्मक होता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके सूचक क्या होते हैं? मानव विकास सूचकांक, कि जीवन की गुणवत्ता में कितना सुधार हो रहा है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, भूखमरी सूचकांक में क्या स्थिति है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में वो कहाँ पर आता है। ये सब चीज़ें गुणात्मक होती है, लेकिन इसके लिए आर्थिक समृद्धि का होना एक आवश्यक शर्त है। आर्थिक समृद्धि होगी तभी आर्थिक विकास होगा। बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास नहीं हो सकता। लेकिन आर्थिक समृद्धि का मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो आर्थिक विकास भी है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर बेरोजगारी, गरीबी अभी भी विद्यमान हो। तो आर्थिक समृद्धि प्लस जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, ये बनाते हैं आर्थिक विकास को, ठीक है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सभी को समाहित करके कि विकास हो रहा है, गुणात्मक सुधार हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गरीबों में भी होना चाहिए, अमीरों में भी होना चाहिए, गाँव में भी होना चाहिए, शहरों में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हर किसी को इसका लाभ मिले, हर किसी की इसमें भागीदारी भी होनी चाहिए। ये होता है समावेशी विकास। ग्रोथ फॉर ऑल, विद ऑल, बाय ऑल। लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, बच्चों तक भी पहुंचे, महिलाओं तक भी पहुंचे, पुरुषों तक भी पहुंचे, दिव्यांगों तक भी पहुंचे, दलितों तक भी पहुंचे, सभी तक पहुंचे। वही होगा समावेशी विकास। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन को भी साथ में साधता है। वर्तमान की पीढ़ी के लिए तो ये यूजफुल है, लेकिन इतने हमारे पास संसाधन बचे रहने चाहिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को मशक्कत नहीं करनी पड़े। वर्तमान प्लस आने वाली पीढ़ी, तो ये एक सीढ़ी की तरह विकास चलता है। सबसे पहले समृद्धि में क्या होगा? मात्रा बढ़ेगी, विकास में जीवन स्तर बढ़ेगा, समावेशी विकास में सबको लाभ मिलेगा, सतत विकास में पर्यावरण की सुरक्षा भी देखी जाएगी। इसी में एक कंसेप्ट आता है हरित जीडीपी, जिसको हम परंपरागत जीडीपी भी बोलते हैं। ये पर्यावरण को नुकसान जो कर रहे हैं उसको घटाते हैं। जब हम मेन जीडीपी में से प्लस में उसके बदले में हम कुछ पर्यावरण संरक्षण भी करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो जो जीडीपी निकल कर आती है उसको हरित जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अब है आर्थिक नीतियाँ। ये अपना लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, सब्र बनाए रखिए। 2 प्रकार की आर्थिक नीति होती है, एक मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति कौन डिसाइड करता है? मौद्रिक नीति कमेटी होती है और या आरबीआई के द्वारा डिसाइड की जाती है। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा डिसाइड की जाती है। मौद्रिक नीति है ये अल्पकालिक होती है, राजकोषीय नीति दीर्घकालिक होती है। मौद्रिक नीति के द्वारा बाजार में मुद्रा की आपूर्ति और जो तरलता है, यानी बाजार में मार्केट में कितना पैसा आ रहा है, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसको कंट्रोल करके हम मंदी और सुस्ती को कंट्रोल करते हैं। किस प्रकार करते हैं आगे देखेंगे। दीर्घकालिक नीति सरकार के द्वारा, ये मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था में मंदी को ये भी नियंत्रित करती है। किस प्रकार करती है अभी देखते हैं। मौद्रिक नीति के प्रकार, 2 प्रकार की मौद्रिक नीति होती है, एक सस्ती, मुलायम या फिर विस्तारित मौद्रिक नीति, चीप, सॉफ्ट, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या करते हैं, ये सस्ती है, मुलायम है, यानी लोन को क्या कर देगी? सस्ता कर देंगे। ब्याज दरों को घटा देंगे तो लोन क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। लोग लोन लेंगे तो बाजार में क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी और रोजगार मिलेंगे लोगों को। तो ये है सस्ती मौद्रिक नीति, ठीक है। मुद्रा
का प्रवाह किसकी तरफ हो रहा है? बाजार की तरफ हो रहा है, क्योंकि ब्याज दरें घटा दी गई है। फिर है महंगी और कठोर नीति, संकुचित नीति, हार्ड नीति और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या करेगा आरबीआई? ब्याज दरों को बढ़ा देगा। ब्याज दर बढ़ जाएगी तो लोन कम लेंगे लोग, लोन कम लेंगे तो बाजार में पैसा कम होगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा तो मांग कम होगी, उत्पादन कम होगा। ये कब कब अपनाता है? तो दो स्थिति होती है बाजार में। एक होती है उच्च मुद्रास्फीति, जिसमें बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है, खर्च करने की क्षमता, मांग बढ़ गई, मांग बढ़ गई तो कीमतें बढ़ जाती है, उस चीज़ की कीमतें बढ़ जाती है, उसी को हम उच्च मुद्रास्फीति बोलते हैं। उसके लिए सरकार क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगा? बाजार से पैसे खींचेगा अपनी तरफ। पैसे खींचने के लिए वो क्या करेगा? ब्याज दरों को बढ़ा देगा, लोन महंगा कर देगा, तो पैसा बाजार में कम होगा। इसके लिए कौन सी नीति अपनाएगा? हार्ड नीति अपनाएगा, संकुचित नीति अपनाएगा। तो इसके लिए कौन सी अपनी नीति अपनाता है? संकुचित नीति। ठीक है, लोन महंगा कर देगा। फिर मंदी आ गई, लोगों के पास पैसा है ही नहीं, मांग कम हो जा रही है, ठीक है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि उत्पादन कम हो गया, अब कंपनी के पास निवेश करने के लिए भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा आरबीआई? बाजार में मुद्रा का प्रवाह करेगा, तरलता को बढ़ाएगा, पैसे बाजार में फेंकेगा एक तरह से। उसके लिए ब्याज की दरों को क्या कर देगा? सस्ता कर देगा, कम कर देगा, लोन सस्ता हो जाएगा, पैसे कहाँ जाएंगे? बाजार की साइड जाएंगे। तो जब मंदी होती है तो वो सस्ती विस्तारित नीति को अपनाता है। ठीक है, ये है मौद्रिक नीति के प्रकार। अब देखते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य है? एक है देश में गरीबी कम करना, बेरोजगारी कम करके रोजगार बढ़ाना, देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए समृद्धि दर को बढ़ाना, जनता पर कर आरोपित करना, गरीबों को सब्सिडी देना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, सुस्ती या मंदी की स्थिति को दूर करना। जॉन किन्स के अनुसार अगर उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति बाजार में है तो उसको मौद्रिक नीति सही से ज़्यादा हैंडल करती है, राजकोषीय नीति कम हैंडल करती है। लेकिन मंदी की स्थिति में राजकोषीय नीति है वो ज़्यादा प्रभावी रहती है बजाय मौद्रिक नीति के। ये सब चीज़ें हैं, ये भी मुद्रास्फीति वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। जैसे जनता पर कर आरोपित करना, मान लीजिए जनता के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो रखा है, जनता बिगड़ गई है, क्या करेगी? हमें सब चीज़ें चाहिए, पैसा ज़्यादा है, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी? कर लगाना शुरू कर देगी, वस्तु और सेवा पर जीएसटी बढ़ा देगी, लोगों की आय पर इनकम टैक्स बढ़ा देगी। पैसा क्या हो गया? कम, कीमत ज़्यादा है, मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो मुद्रास्फीति क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कंट्रोल करती है। राजकोषीय नीति के 4 घटक हैं। सार्वजनिक व्यय, आधारभूत ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें कितने खर्च करने हैं, ये नीतियां बनाई जाती है। कराधान यानी टैक्सेशन, पीडीआई को बदल देती है, मैंने अभी बताया। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी बाजार में खर्च करने योग्य आय है उसको चेंज कर देगी, कर ज़्यादा लगा करके, कम लगा करके। सार्वजनिक उधार, पब्लिक बोरोविंग के लिए वो बॉन्ड और टी बिल्स आदि बेचती है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। और ट्रांसफर पेमेंट एवं सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी आदि दी जाती है। तो ये 4 घटक है राजकोषीय नीति के। अब है राजकोषीय नीति के प्रकार। राजकोषीय नीति भी 2 प्रकार की होती है। एक प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, प्रो चक्रीय राजकोषीय नीति, और एक है प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति यानी काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। अब समृद्धि होगी या मंदी होगी, उसके अंदर 2 स्थितियां बनती हैं। मान लीजिए अभी समृद्धि चल रही है, ठीक है, तो उसमें परिवार भी खर्च कर रहा है, निजी कंपनी भी निवेश कर रही है, गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, तो मुद्रा क्या हो जाएगी? बाजार में ज़्यादा आ जाएगी, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो ये जो गवर्नमेंट भी इनके जैसा ही काम करने लगे तो इसको बोलते हैं प्रो। लेकिन अगर इनसे उल्टा काम करें, जैसे ये दोनों समृद्धि में क्या करते हैं? ज़्यादा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट इसको क्या कर दे? कम कर दे, तो ये क्या आती है? काउंटर। इसी प्रकार मान लीजिए मंदी है,
मंदी में परिवार कम खर्च कर रहा है, निवेश कम है और गवर्नमेंट भी कम कर रही है। जो ये दो कर रहे हैं वही गवर्नमेंट ने कर दिया, तो ये क्या हो गई, प्रो हो गई, इन्हीं के अनुसार चल रही है। लेकिन इन दोनों ने कम किया और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अब बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट ने इनका क्या कर दिया, काउंटर कर दिया, तो ये प्रतिचक्रीय हो गई। अच्छी कौन सी है, जो प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति है, इसी का प्रयोग गवर्नमेंट को करना चाहिए, यही भारतीय गवर्नमेंट करती है। प्रोचक्रीय में कोई फायदा नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो एक तो मैं पहले पढ़ाता था वो सही था, साथ के साथ लिखता था, लिखवाता था और डायग्राम बनाता था, या मैं बने बनाए डायग्राम लेके आऊँ, लिख के लेके आऊँ और जैसे मैंने आज आपको समझाया है इसी प्रकार समझाऊँ तो बढ़िया रहेगा। ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है, ऊपर लिंक दिया हुआ है।